यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। आज डे 2 में सीए फाउंडेशन लॉ में हम शुरू कर रहे हैं अगेन अपना लास्ट टॉपिक जो बच गया था यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 14, और इसके तुरंत बाद हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2। गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे। चलिए मालिक, लास्ट डे आखिरी क्वेश्चन जिस पर हम थे वो था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस में किन बातों का हमको ध्यान रखना है, ध्यान से समझें एक बार भैया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस में बोला गया, सेक्शन 4 बोलता है कि यदि हम ऑफर के एंगल से बात करें कि ऑफर कब कंप्लीट होगा, तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए रिपीट करें एक बार और। Communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। ये वर्ड्स आपको एज इट इज यहां पर कोट करके आना है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो एंगल से देखा था हमने कल, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इसको छोटे से एक डायग्राम से आप समझ लें जरा सा। अगर पपलू ने टपलू को ऑफर दिया, 10 तारीख को इसने लेटर भेजा जो कि टपलू को मिला 15 तारीख को, तो बोले ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाए? ऑन 15 जुलाई व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। अगर उस क्वेश्चन में वो बोल दें कि मिला तो 15 को था लेकिन उसने रीड आउट कब किया? 16 को, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? आंसर दें फटाफट से। कम्युनिकेशन ऑफर 15 को लेटर पहुंचा, टपलू ने उस लेटर को रीड आउट किया ऑन 16th ऑफ जुलाई। 16th ऑफ जुलाई, तो आंसर क्या आएगा? 16th ऑफ जुलाई को कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब बात आती है एक्सेप्टर की कि टपलू एक्सेप्टर बनेगा, तो एक्सेप्टेंस दो एंगल से होगी, एक पपलू के एंगल से और एक टपलू के एंगल से। अगेंस्ट दी ऑफरर 17 जुलाई को ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान लिया जाएगा। लाइन क्या लिखनी? एज अगेंस्ट दी ऑफरर, एज अगेंस्ट दी ऑफरर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? एज अगेंस्ट दी ऑफरर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मान ली जाए? एज अगेंस्ट दी ऑफरर हम एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानेंगे व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ दी ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ दी पावर, किसके? एक्सेप्टर के, कि वो वापस उसको विथड्रॉ ना कर पाए। तो दो अलग अलग एंगल, एक बार किसके एंगल से देखा? ऑफरर के एंगल से देखेंगे कि एक्सेप्टेंस किस मोमेंट पे कंप्लीट। तो ध्यान रखिएगा ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो गई? 17 जुलाई। और टपलू जो कि एक्सेप्टर है अपना, उसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो लेटर कहां पहुंचा? पपलू के पास ऑन 21st ऑफ जुलाई। बोलिए मालिक। तो बहुत आराम से इन दोनों लैंग्वेजेस को हम याद कर सकते हैं। रिपीट करो। एज अगेंस्ट दी प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी, कैसा हो गया वो? आउट ऑफ द पावर टू विथड्रॉ। ये करना उसके लिए पॉसिबल नहीं रहा। बोलिए भैया, क्या बात समझ में आई? तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बोलो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। सिंपल लैंग्वेज यूज करना है। तो ये था कम्युनिकेशन ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर इस पे कोई केस लॉ बनता है तो ध्यान रखिएगा कि ये लैंग्वेज आपको यूज करके उसको सिंपल भाषा में समझा के आना है। मुद्दा आता है फिर कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है अगर हम अपना ऑफर वापस लेना चाहें। तो डायग्राम पे आते हैं वापस से। मुझे बताइए पपलू अपना ऑफर कब तक ले सकता है? जब तक कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हो जाए। तो उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है? 17th ऑफ जुलाई। तो पपलू के पास टाइम कितना है, कितना समय अवेलेबल है? ये इतना टाइम अवेलेबल है फॉर विदड्रॉइंग हिज ऑफर। बोले भैया, तो अगर वो पहले तो क्या चेक करें ऑफर रिवोक करने से पहले कि हमारे पास रिवोकेशन का समय अवेलेबल है भी या नहीं। अगर रिवोकेशन का टाइम ही नहीं है तो आप रिवोक कर भी लोगे तो भी रिवोकेशन माना नहीं जाएगा। रिवोकेशन अगर आप 19th ऑफ जुलाई को करना चाह रहे हो, पपलू बोल रहा है मैं अपना ऑफर 19 जुलाई को वापस लेना चाह रहा हूं, अपन बोलेंगे हाय रे पगले, तेरा टाइम पीरियड चला गया है ना। अब ये भले कितने ही गाना गा ले कि अपना टाइम आएगा, अब नहीं आएगा। 17th ऑफ जुलाई इज द लास्ट डे। बोलिए भैया, हाँ है ना। तो वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स बहुत क्लियर हैं सारे हमारे पास। वर्ड्स में बहुत क्लियरली बोला गया कि जब उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते। लैंग्वेज कैसे लिखनी है याद करें। ऑफर को अगर रिवोक करना है तो कब तक कर सकते हैं? एट एनी टाइम। एट एनी टाइम, कौन सा एनी टाइम? बिफोर द
एक्सेप्टेंस इज अगेंस्ट द प्रपोजर। बोलो भैया, बोलो, बात समझ में आई? सर्वेश जी, नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वर्क कर रही है बेटा, ऑलरेडी वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चेक कर लें, लिंक वर्क कर रही है, आपको मिल जाएंगे वहां पर। अभी आप पढ़ने पे ध्यान दें, उसके बाद क्लास के बाद देख लीजिएगा वो। तो टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर आपके पास कब तक अवेलेबल है? एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो उसके पहले पहले। तो लैंग्वेज क्या लिखना है? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? 17 जुलाई को। क्या लैंग्वेज लिख पाएंगे हम सभी? फटाफट से कमेंट कर दें भैया। यस, तो ध्यान रखिएगा, ऑफर आप यहां तक वापस ले सकते हो। तो एक ऑफरर अगर पूछे कि मैं कब तक अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता हूं, तो हम समय देखेंगे पहले, टाइम अवेलेबल है क्या, ये चेक करना जरूरी है। बोलिए, टाइम के लिए हम देख रहे हैं उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो, उसके पहले पहले वो चाहे तो अपना ऑफर वापस ले सकता है। अब बात करते हैं टपलू की। टपलू इज द एक्सेप्टर। टपलू के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई थी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। तो बताएं, टपलू अपनी एक्सेप्टेंस कब तक ले सकता है? 19, 20, 21, 22, कब तक ले सकता है? 21 तारीख तक। क्या उसके बाद ये पॉसिबल होगा? उसके बाद ये पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दें, लाइक कर दें और बताएं ये पॉइंट समझ में आ गया कि 22 तारीख को हम अपना एक्सेप्टेंस वापस विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा लैंग्वेज का। अब बताएं इसमें क्या लिखना है? एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। किससे पहले? क्या मेन वर्ड है? बिफोर दी कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट दी। यहां पे प्रपोजर वर्ड था, यहां पे पूरी लाइन सेम है, सिर्फ आखिरी वर्ड चेंज करना है आपको और आगे के ये यहाँ पे प्रपोजल लिखना है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस। तो ध्यान रखिए, कोई सा भी केस हो आपको ये जरूर समझना है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि टाइमिंग क्या थी, टाइम था क्या। टाइम ही अवेलेबल ना हो तो आप कभी भी अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस विड्रॉ नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। फिर मुद्दा आता है, सर अगर हम अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस अगर रिवोक करते हैं तो उसका कम्युनिकेशन कब मान लिया जाए? बहुत सिंपल लॉजिक। अगर ऑफरर के एंगल से बात करूं, उसने अगर 11 जुलाई को एक लेटर डाल दिया और बोल दिया मैं अपना ऑफर विड्रॉ कर रहा हूं, तो उसकी तरफ से कम्युनिकेशन यहीं से कंप्लीट मान लिया जाएगा। और इसी मैनर में अगर टपलू ने 18 जुलाई को लेटर डाल के बोल दिया कि मैं तो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूं, तो टपलू के एंगल से मतलब एक्सेप्टर के एंगल से यहीं पे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन मान लिया। पहली चीज चेक करो कि इन लोगों का टाइम सही है या नहीं, क्योंकि टाइम के बाद विड्रॉ करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बचना। तो पहले क्या चेक किया जाए? टाइम सही है? यस, टाइम सही है दोनों के पास। कर सकते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस विड्रॉ। तो अगर कर सकते हैं तो यहीं पे कम्युनिकेशन जो रिवोक कर रहा है उसके एंगल से यहीं पे कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान दें। रिवोकेशन जिस व्यक्ति के अगेंस्ट किया गया, जिस व्यक्ति ने किया, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। ध्यान रखना वर्ड क्या है? हु मेक्स इट, और दूसरा है टू हुम इट इज मेड, दो अलग अलग वर्ड। तो जो रिवोक कर रहा है, चाहे ऑफरर हो चाहे फिर एक्सेप्टर हो, कब मान लिया जाएगा? वो अगेन सेम लाइन, व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज, so as to be out of the power to withdraw the same, to withdraw the same। तो रिवोकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। तो दो अलग अलग बातें भैया, पहला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस था, फिर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन है। और रिवोकेशन करने के लिए क्या चेक करना है? अपना टाइम आएगा, टाइम है भी या नहीं? बोलिए भैया। बोले, समझ में आई बात? तो ये था 3 इंपॉर्टेंट आंसर, और ये डायग्राम आप भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक का टाइम था एक्सेप्टर के लिए, यहां से यहां तक का टाइम था। टाइम अवेलेबल हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो, टाइम अवेलेबल ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर अब विड्रॉ करने की कोशिश की तो वो क्या मान लिया जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। बोलिए भैया, बात समझ में आती है? तो फटाफट से कमेंट कर दें, लाइक कर दें और मुझे बता दें तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना शुरू करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मोड्स है मालिक, मोड्स है। कोई बात नहीं जैन साहब, फटाफट से कमेंट करें।
और बताते जाएं कि ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इसमें समझने में दिक्कत आती है, तो ये 3 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये डायग्राम आपके लिए हेल्पफुल है, हमने रेगुलर क्लासेस में इसको पूरे डिटेल्ड वर्जन में सीखा था। यस, लिंक में दिया हुआ है क्वालिटी जी। नेक्स्ट देखें, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कितने तरह से आप ऑफर वापस ले सकते हैं। एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन, कई बार आया है क्वेश्चन, लिंक में दिया हुआ है, लिंक में देख सकते हैं नोट्स आराम से। ध्यान से रिपीट करें, लैप्स ऑफ ऑफर कब होगा? पहला, रिपीट करते जाएं, पहला बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, सबसे सिंपल तरीका। एक और सबसे सिंपल तरीका, डेथ या इंसैनिटी, डेथ या इंसैनिटी। तो पहला हो गया नोटिस, दूसरा हो गया डेथ या, तीसरा हो गया बाय लैप्स ऑफ टाइम, यदि टाइम स्पेसिफाई था तो, और अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं था तो बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। तो दो अलग अलग वर्ड, ऑफर विल लैप्स इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन द, पहला वर्ड बोलो स्पेसिफाइड टाइम, एंड वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड तो क्या करें? रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर ऑफरर ने कंडीशनल ऑफर दिया था, एक्सेप्टेंस के साथ आपको कोई कंडीशन पूरी करनी थी और आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की, तो व्हेन द एक्सेप्टर, क्या वर्ड यूज करेंगे? फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन विच इज precedent to acceptance, the proposal gets revoked। बोले भैया, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और पॉइंट है हमारे पास, काउंटर ऑफर एक है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी एक है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। फटाफट से बोलते जाएं, ऑफर के लैप्स होने के रीजन, पहला नोटिस दे दो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, दूसरा लैप्स ऑफ टाइम हो गया तो ऑफर खत्म हो जाएगा अपने आप ही, तीसरा नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ऑफरर ने आपसे एडवांस मांगा था 50% नहीं दिया आपने, एक्सेप्टेंस दे रहे हो लेकिन चेक नहीं भेजा 50% का, तो बाय लैप्स ऑफ, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, डेथ या इंसैनिटी, ऑटोमेटिकली क्या कर देगी? रिवोक कर देगी। फिर बाय काउंटर ऑफर, बाय नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, ये दो वर्ड चाहिए भैया अपने को। फिर बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। ये 6-7 रीजंस बहुत आराम से आप लिख सकते हो और इसके साथ ये आंसर खत्म होता है। एक और बढ़िया आंसर हमारे पास कमेंट करने के लिए जो एग्जाम में आ सकता है वो है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा इस बात का, ध्यान रखिएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप में आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। पहली स्टेप जो आपको पहले से आती है, एग्रीमेंट कब एग्जिस्टेंस में आता है? पहले एग्रीमेंट को समझाया हमने, बताएं एग्रीमेंट कब एग्जिस्टेंस में आता है? व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल और ऑफर टू अदर पार्टी एंड अदर पार्टी गिव्स। तो बेसिकली ये तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस समझाना है पहली 2 लाइन में। फिर समझाना है कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट समझा था। कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय, इट मींस टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। मन से बोलो क्या लिखना है, एग्रीमेंट मस्ट गिव राइट्स टू, कौन से एग्रीमेंट की बात करेंगे? लीगल ऑब्लिगेशन की। फिर नेक्स्ट, इट इज ड्यूटी इनफोर्सिएबल बाय, इफ एन एग्रीमेंट इज इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग ड्यूटी इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मोनू भैया आप गलत बोल रहे हैं, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट मींस टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? मस्ट गिव राइट्स टू लीगल ऑब्लिगेशन दैट इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। साथ ही साथ बोलना, इफ एन एग्रीमेंट इज इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ड्यूटी तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपने इनफोर्सिबिलिटी वाला पॉइंट समझाया बेसिकली। अब एग्रीमेंट के 2 टाइप समझाओ। देयर आर एग्रीमेंट्स विच आर, जैसे कि एग्जांपल दो, सोशल, मोरल, रिलीजियस, डोमेस्टिक। तो एग्रीमेंट इज अ, ये आपके डिफरेंस से उठ के ये लाइन, डिफरेंस में यही लाइन थी कल हमने देखा था, इट इज अ वाइडर टर्म देन द ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट नेसेसरीली बिकम कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज बी एग्रीमेंट। तीसरी स्टेप में उन्होंने टाइप समझा दिया एग्रीमेंट का, वाइडर समझा दिया और आंसर बना दिया। उसको अलग से टॉपिक ले लिया,
ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो हम क्या बोलेंगे जब वो क्या क्रिएट नहीं करना चाहते, तो ये रिश्ता क्या कहलाना चाहिए, लीगल कि मोरल कि पर्सनल, तो हम साथ साथ हैं लेकिन कैसे, लीगली, तो हम बोलेंगे कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज दे डू नॉट इंटेंड टू। तो ये नेक्स्ट पॉइंट किस पे बनाया आपने, इंटेंशन पे। और आखिरी लाइन में आपको सिर्फ सेक्शन 2A समझाना है। पता है 6 स्टेप में क्या क्या लिखना है, पहला एग्रीमेंट में क्या समझाना है, देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस, तो दो पार्टी होना चाहिए, वन गिविंग द ऑफर एंड अनदर, वन मेकिंग द ऑफर एंड अनदर एक्सेप्टिंग इट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट समझाना है जिसमें डेफिनेशन बोला हमने, एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय, इट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट, कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए, टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट गिव राइज टू, तो राइज टू ध्यान रखें, ड्यूटी इनफोर्सिबल बाय लॉ, अगर इनफोर्सिबल नहीं है तो इट इज नॉट अ। फिर समझाओ टाइप्स, देयर आर सम एग्रीमेंट विच आर नॉट इनफोर्सिबल लाइक सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, इट इज अ वाइडर टर्म देन द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमको मन से लिखना है। अब कंक्लूड कर दो, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरीली एग्रीमेंट, और इसी को समझाना यहाँ पे इंटेंशन, यहाँ पे सेक्शन 2A। और फाइनली कंक्लूजन, दस वी कैन से दैट, ये छोटा सा आंसर 6 मार्क्स में आ सकता है दोस्तों, मन से लिखने लायक है एक बार रीडिंग के बाद। ये था आपका यूनिट 1। फिर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस यूनिट 1 में आपने पढ़े, जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर का कंक्लूजन बताओ, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये किसका डिसीजन था, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। दूसरा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में किसका कंक्लूजन था, जनरल ऑफर का, क्या बोला गया था मिसेस कार्लिल को कि जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन फ्रॉम द पब्लिक, कैसे, बाय फुलफिलिंग द कंडीशन। तो ये दूसरा केस आपके इस यूनिट 1 का। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो इस चैप्टर के केस लॉस कवर हुए हैं उसके कंक्लूजन्स पे बात कर रहे हैं एक एक लाइन में। केस लॉज हमने डिस्कस ऑलरेडी किए रेगुलर बैचेस में, अभी चूंकि रिवीजन है तो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है कि किस केस में फाइनली क्या डिसाइड हो गया था, ताकि हम वहां एग्जाम में इनमें से कोई चीज कोट करें तो हमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जैसा आईसीआई बोले अक्षय भाई वैसा लिखना है, आप मॉड्यूल देखें उसमें जैसा लिखा हो बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का। तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का कंक्लूजन बोले, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। दूसरा बोलो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में क्या डिसीजन था, अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन फ्रॉम द बाय फुलफिलिंग कंडीशंस, जो भी उस ऑफर में गिवन है। तो भैया यूनिट 1 के ये सारे केस लॉज आप यहां से रिवाइज कर सकते हो, एक एक लाइन के कंक्लूजन है, 3 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन होता है। तीसरा केस हैरी वर्सेस पेसी में क्या कंक्लूजन था, कोटेशन ऑफ प्राइस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ऑफर एज देयर वाज नो इंटेंशन टू सेल। आपने कोटेशन मांगा, मैंने दे दिया, कल मैंने केस लॉ समझाया था आपको कि मैं 10 लाख से नीचे तो नहीं बेचूंगा, कोटेशन मांगा था मैंने दे दिया, इट वाज नॉट एन इंटेंशन टू सेल। बोले याद आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर दें भैया फटाफट से। कल ही हमने केस लॉ डिस्कस किया था हैरी वर्सेस पेसी का। फोर्थ है अपना लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, क्या था उसमें, क्या था उसमें, लालमन शुक्ला को ऑफर की जानकारी ही, तो एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड ऑफर, क्या एक्सेप्टेंस पहले आ जाएगी, क्या ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस मान लेंगे, तो क्या बोला था, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड ऑफर, पहले ऑफर की पहले एक्सेप्टेंस, पहले ऑफर की पहले एक्सेप्टेंस ऑफर। तो लाइन क्या लिखना है, एन ऑफरी मस्ट हैव द नॉलेज, पॉइंट क्या था याद करो कि उसको ऑफर का कम्युनिकेशन ही, तो एक्सेप्टेंस कैसे देगा वो, बोलो भैया, हाँ है ना। हार्वे वर्सेस फेसी कोटेशन का था, सिर्फ कोटेशन मंगा लेने से ऑफर नहीं हो गया, वो इनविटेशन टू ऑफर है, कोटेशन भेजा जाता है ताकि क्या किया जाए, नेगोशिएट। ये इस केस का डिसीजन था, ये इस हार्वे वर्सेस फेसी का डिसीजन था। बोले लालमन शुक्ला में क्या हुआ था, ऑफरी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टेंस, विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वापस से, एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। बोलिए मालिक। नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए
नेक्स्ट, बॉल्टन वर्सेस जॉन्स में क्या था? एक्सेप्टेंस कौन देगा? जिसको ऑफर दिया गया कि कोई और? जिसको ऑफर दिया गया, तीन लोग, एक्स वाई और जेड। जेड ने ऑफर किसको दिया? वाई को। वाई का बिजनेस कौन परचेस कर चुका था? एक्स। एक्स एक्सेप्टेंस दे रहा है जेड को। जेड बोल रहा भाई मेरा तो ऑफर ही किसके लिए था? वाई के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना? एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। नेक्स्ट, हैरिस वर्सेस निकलसन में हमने क्या बोला? ऑक्शन सैलीज, इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन में क्या बोला कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी। ध्यान से सुनो, एक छोटा सा केस बता देता हूं, इस पे ध्यान से देखिएगा। ओके मोहित जी, ठीक कर लेंगे, अगर लिखने में गलती हो गई है तो। हाँ, हैरी लिखा गया, यहाँ हार्वे है वो। ओके, ठीक कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, एक केस बता रहा हूं, एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। एक्स एक इंटरव्यू के लिए गया, कंपनी ने पेपर में ऐड दिया, दिस इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। पेपर में एडवर्टीजमेंट आया जॉब वैकेंसी का, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मिस्टर एक्स उस कंपनी या उस कॉलेज में इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू उनका सक्सेसफुल रहा। बोर्ड के जो पैनल मेंबर्स थे, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मिस्टर एक्स इज अ एलिजिबल कैंडिडेट, इनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, सैलरी वगैरह सब फिक्स कर ली। मिस्टर एक्स को बोला गया कि अभी तो आप जाएं, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको सिलेक्ट किया गया है या नहीं। ऐसे ही होता है ना इंटरव्यू में, क्या हाथों हाथ ही बता दिया। मिस्टर एक्स चले गए, बोर्ड ने फिर बाद में डिस्कशन किया, डिस्कशन में निकल के आया कि अपन मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर लेते हैं। ये बात मिस्टर एक्स को अभी कम्युनिकेट नहीं हुई। इन्होंने जो ऑफर दिया था, ऑफर ही था ना, एक्स की तरफ से ऑफर ही था ना, और कॉलेज वाले क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस। एक्स इंटरव्यू देने आया, ऑफर था, एक्सेप्टेंस होगी कॉलेज वालों की तरफ से। अब मान लो ये जो लेटर था अपॉइंटमेंट का, ये देना कॉलेज वाला भूल गए, लेकिन इनमें से किसी एक बोर्ड मेंबर ने अनऑफिशियली फोन पे बता दिया भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, कल लेटर मिल जाएगा। अनऑफिशियली, कॉलेज की तरफ से कोई कम्युनिकेशन अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है, बाद में कॉलेज वालों ने इसका अपॉइंटमेंट मना कर दिया, तो एक्स बोल रहा है आपने एक्सेप्टेंस करने के बाद ब्रीच कर दिया, और कॉलेज वाले बोल रहे हैं हमने एक्सेप्टेंस दी ही नहीं। अब आपको कमेंट करना है, बताएं आंसर क्या होना चाहिए भैया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ है। बोलें, सोचें। ऑफर था, यस। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई क्या? क्या ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट अभी भी वापस किसका है कि एक्सेप्टेंस अभी कम्युनिकेट नहीं हो पाई। एक्सेप्टेंस अभी कम्युनिकेट नहीं हो पाई। तो ये ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन का भी ऐसा का ऐसे ही एक और केस था, सेम केस, कि जिसको एक्सेप्टेंस भेजनी थी उसका अपॉइंटमेंट लेटर बना दिया और ड्रॉवर में डाल के भूल गए ये लोग। अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो गया, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। पहले मैं बोल रहा था उसको अनऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया किसी व्यक्ति ने कि बधाई हो तेरा तो अपॉइंटमेंट हो गया है। अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, कॉलेज वालों ने अपॉइंटमेंट लेटर बनाया, मिस्टर वाई को बोला कि ये कल भेज देना, पोस्ट कर देना। मिस्टर वाई ने इसको ड्रॉवर में डाल दिया कि ठीक है कल सुबह पोस्ट कर देंगे, और मिस्टर वाई भूल गए। पता है क्या एक्सेप्टेंस हो गई है क्या? नो। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो। तो ये केस था आपका ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के फैक्ट्स के आधार पर। नेक्स्ट, नील वर्सेस मेरिट में बोला गया कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काउंटर ऑफर में। आप हाँ तो कर रहे हो, लेकिन क्वालिफाइड सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन, कल पढ़ा था हमने। बहुत सारे लोगों को लगता है यूनिट 1 क्या करेंगे, बहुत बार पढ़ लिया है। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ पे भी लग रहा है ये बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों जब इसमें से केस लॉ आते हैं तो इस तरह की चीजें समझाने में दिक्कत जाती है, इसलिए बार बार यूनिट 1 भी रिवीजन में लेना पड़ता है। फेल्टहाउस वर्सेस ब्रेडली में क्या बोला गया था? मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। किसी के चुप रहने से आप उसको एक्सेप्टेंस कन्वर्ट मत मानना, अनलेस इट इज प्रीवियसली आइदर इम्प्लाइडली और इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट। ये बात हमने कल देखी थी। तो इस चैप्टर के ये 8 से 9 केसेस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपको यहाँ समरी में दिए ताकि 2 मिनट के अंदर आप आराम से रिवीजन कर सको, केस लॉ रिकॉल कर सको, लगभग पॉइंट याद आ जाए और सिंगल लाइन का कंक्लूजन हमारे दिमाग में हमेशा रहे। तो ये था दोस्तों यूनिट नंबर 1, यहाँ आके ये एंड होता है। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद तुरंत यूनिट नंबर 2, जो कि एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर बार इस यूनिट में से
आराम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हर बार पूछ रहे हैं, हर अटेम्प्ट में पूछ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जबरदस्त वाला अपना, डिफाइन कंसिडरेशन। याद करें सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट में था कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। बोलिए मालिक फटाफट से, हाँ ना बोलो। क्या हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या कंसिडरेशन का होना जरूरी है? यस, कॉमन रूल है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला सेक्शन 2D के साथ याद करना है। सेक्शन जरूर कोड करना है भैया, ये वाला मैं आपको बताता जा रहा हूं कहां कहां आपको सेक्शन कोड करने हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ आयुष भाई अभी चेक करके बताता हूँ, अभी तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना बेटा, तो मैं यहाँ से उठ के कैसे जाऊँ कि लिंक वर्क कर रही है कि नहीं, है ना। यस, चलिए कंसिडरेशन की डेफिनेशन शुरू करते हैं मालिक। पूरा फोकस मैं आपका स्क्रीन पे चाहूंगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। याद करें टुकड़ों में, मैंने यहाँ पर आपको इजीनेस के लिए टुकड़ों में लिखी, आपको एक साथ पैराग्राफ में लिख के आनी है। आपको इस तरह से बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ याद करने के पर्पज के लिए। सबसे पहला कंसिडरेशन का एक वर्ड आता है सर, समथिंग इन रिटर्न। इसी के लिए 3 वर्ड और, क्विड प्रो क्यू। बोले भैया। और सेक्शन 2D कोड करना बहुत जरूरी है अगर वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो। याद करना शुरू करें मेरे साथ साथ फटाफट। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। वापस से, इच्छा किसकी है, डिजायर किसका है? प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन क्या करता है? आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ, आपने ये बात ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ी थी कि ऑफर में भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट में बी एन एक्ट, इट में बी एन एब्स्टिनेंस। याद आ रहा है क्या वर्ड्स? तो हमने पढ़ा था ऑलरेडी ऑफर में, इट मे बी फॉर सम ऑफर टू एक्ट और सम ऑफर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो ये यही वर्ड यहां पर है। तो बोले व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब 3 टेंसेस यूज करने हैं आपको यहाँ पे, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। दूसरा बोलो डज और एब्सटेंस, ये एब्सटेंस लगाना मत भूलना, फ्रॉम डूइंग। और तीसरा है प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये समथिंग क्या है? जिसकी बात हुई है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो एक्शन लेने पर ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, वो समथिंग की जो बात हुई है। तो ये एक्ट, ये एब्सटिनेंस और ये प्रॉमिस ही क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। बोलते हैं भैया, बहुत सिंपल एग्जांपल, एक्स ने पपलू को 10 रुपए दिए और पपलू ने इसको कैडबरी पकड़ा दी। बताएं क्या था ये एक्ट? ये पैसे देगा और ये चॉकलेट प्रोवाइड करेगा। ये एक्ट, ये प्रॉमिस ही क्या है? कंसिडरेशन फॉर द। बोले एक्स का प्रॉमिस क्या था? 10 रुपए देना। पपलू का प्रॉमिस, तो ये इनके आपस के रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ही क्या बनेंगे? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। आप हमेशा बोल रहे हो समथिंग इन, तो मैं खुद को दे रहा हूं कि किसी और को? किसी और को। बोले भैया, तो फटाफट से कमेंट करते जाएं, लाइक करते जाएं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, 3 वर्ड, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और promises to do or abstain from doing something, such an act, such an abstinence or promise is consideration for that promise। ध्यान रखना, अपन ने कल पढ़ लिया था, ये RIP भी हो सकता है। बोले RIP क्या था? राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ये अपना फॉरबिडेंस, लॉस और डेट्रीमेंट भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है कि नहीं छोड़ना पड़ रहा है। फिर इसी के वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स समझाओ। यहाँ पे बोलते जाएं, ये सारे पॉइंट याद है क्या? फटाफट से। पहला कंसिडरेशन, मस्ट मूव, मस्ट लिख के आना, शाल कैन वर्ड गलत है, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। दूसरा प्रोसीड फ्रॉम, किससे आ सकता है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तीसरा इट में बी एग्जीक्यूटेड और इट में बी आइदर पास्ट और प्रेजेंट। बोलो भैया हाँ कि ना, क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट, इसके बाद इट मस्ट बी रियल की इल्यूजरी, इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कुछ वैल्यू मतलब समथिंग की एडिक्वेट। समथिंग, हम हमेशा एडिक्वेसी पे बात करते ही नहीं है कभी भी। एडिक्वेट देखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि समथिंग देखना आसान है। तो इट मस्ट हैव सम वैल्यू। बोलो इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। वापस से रिपीट करें। पहला, कंस्टिट्यूशन मस्ट मूव एट द
डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा बोले, ये मस्ट मूव हो गया, ये प्रोसीड फ्रॉम हो गया, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अगला बोलो, रियल नॉट इल्यूजरी, इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। बोलो भैया। नेक्स्ट, इट मस्ट नॉट बी समथिंग, ध्यान रखना, आपका कंसिडरेशन, आपका वचन, आपका प्रॉमिस वो नहीं होना चाहिए जो आप ऑलरेडी लीगली बाउंड हो। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? अभी हम पहले पॉइंट याद कर लें। इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। वैसे तो ये यूनिट 3 का पार्ट है, लेकिन यही समझ लो क्योंकि वर्ड आ गया है। ध्यान से सुनना, ये केस लॉ एग्जाम में आया हुआ है। आपने एक गवर्नमेंट पोस्ट पे आप ऑफिसर हो, आपके रिटायरमेंट को 5 साल बचे हैं। किसी ने आपको ऑफर दिया कि 5 साल में आप 10 लाख कमाओगे, मेरे से 50 लाख लेके अभी रिजाइन कर दो ताकि आपकी जगह पपलू का अपॉइंटमेंट हो सके। बताएं, आपने अगर ये कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया तो आपने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या करा? सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज। याद आता है क्या कुछ? सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज कैसा माना जाता है? अपोज टू। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में ये कंसिडरेशन कैसा हो गया? अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू। तो अगर आप ऑफिसर और आपने रिजाइन मार दिया 50 लाख रुपए के बदले में, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? एक तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, दूसरा उसमें कंसिडरेशन इलीगल भी जा रहा है, इमोरल भी जा रहा है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी जा रहा है। तो ये केस वैसे तो यूनिट 3 का है, लेकिन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वर्ड पे कंसिडरेशन के अंदर वो लोग पूछते हैं। आपके ऑलरेडी मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, एमटीपी आरटीपी वगैरह में सब में डिस्क्रिप्शन है। तो नेक्स्ट बोले, इनएडिक्वेसी ऑफ कंस्टिट्यूशन डज नॉट इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन पे हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे 4 मार्क्स का कि कैसे लिख के आना। और आखिरी है, इट में कंप्राइज ऑफ सम बेनिफिट, प्रॉफिट, राइट और, जिसके लिए अपन ने 3-4 वर्ड्स कौन कौन से ले लिए थे? सबसे पहला बोला था RIP, ये 3 तो लिख ही देंगे हम। और फिर बोला था हमने, बोलो क्या था वर्ड? FLR। FLR मतलब फॉरबिडेंस, लॉस, और FLD डिट्रीमेंट। इतना लिख सको तो बढ़िया है, बढ़िया रहेगा। तो डेफिनेशन जरूर लिखना उसके इसेंशियल एलिमेंट्स के साथ। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट? अभी हमने पढ़े, लेकिन अब इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, केस लॉज ऐड करने हैं आपको आंसर के अंदर। बताएं भैया फटाफट से, क्या कंस्टिट्यूशन की डेफिनेशन, उसका सेक्शन 2D कंप्लीट होता है क्या यहाँ पे आपका? बोलिए मालिक फटाफट से। यस, चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन? पहली लाइन हम ऑलरेडी जानते हैं, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द। अब इसकी एक सिंगल लाइन और क्या लिखनी है? कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मूव्ड बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी मूव करेगा किसके कहने पे? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। नहीं, वापस से देखो, इट मस्ट बी मूव्ड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। किसके कहने पर? एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। ये लाइन पढ़ ली ना अपन ने पहली। बोलो, एक्ट अगर किसी थर्ड पार्टी के कहने पे किया है तो इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। आपके घर के बाहर, आपके घर के दरवाजे पे कोई सब्जी वाला या सब्जी छोड़ के चला गया, दूध वाला दूध छोड़ के चला गया, किसके कहने पर? पड़ोसी अंकल के कहने पर। आप पैसे दोगे क्या? हम पैसे नहीं देंगे। आपके घर के बाहर एक मस्त वाली MG हेक्टर खड़ी है 25 लाख की, और एक व्यक्ति भी यहाँ खड़ा है चाबी लेके, और आपकी डोर बेल बजा के बोल रहा है कार के पैसे दे दो। आप बोल रहे हो मैंने कार बुलवाई कब? ये जो परफॉर्मेंस है मेरी डिजायर पे हुआ ही नहीं है, तो मैं बाउंड कब हूं? कंसिडरेशन कब माना जाएगा? कंसिडरेशन कब माना जाएगा? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर की थर्ड पार्टी। भैया ये कार वाला आपसे पैसे मांग रहा है 25 लाख रुपए, आप इसको क्या आंसर दोगे? भैया मैंने तो मंगाई नहीं कार, इट वॉज नॉट माई डिजायर, इट वॉज डिजायर ऑफ एनीवन एल्स, तो आई एम नॉट लायबल। और ये बात हमने डिटेल्ड लेक्चर में बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझी थी कि अगर इसको हम रूल ना बनाते तो आपकी 12 बज जाती। कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ कोई भी सामान छोड़ के बोलता कि लाओ पैसे दे दो, आप बोलते मैंने नहीं मंगाया, बोले तो क्या हो गया? मैंने तो दिया ना, मैंने तो दिया ना। तो इसीलिए क्या लाइन बनी? इट शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। केस का नाम बताएं, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस हमने देखा था। कलेक्टर वाला केस, कॉन्ट्रैक्टर वाला केस, दुकानदार वाला केस। दुकानदार ने अपनी मन से कुछ आपके से कुछ एग्रीमेंट करके कुछ चेंजेस करवा लिए, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है पैसे दो, कलेक्टर बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने दिया था तेरे को,
दुकानदार बोल रहा है थर्ड पार्टी, आप तो थर्ड पार्टी हो गए, मैं क्यों दूं कुछ भी। तो ये केस हमने देखा था डिटेल में, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। सेकंड, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम आइदर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। लाइन रिपीट करें, क्या लिख के आएंगे इसमें। इन इंडिया इट में प्रोसीड आइदर फ्रॉम द और हु इज नॉट अ, हाँ थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। वापस से बोलो, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। किसी थर्ड पार्टी के पास से आपको आ सकता है। और इसका फेमस केस का नाम बोले, चिन्नैया वर्सेस रामैया। याद होगा आपको, बिल्ली मौसी है ना, कामिनी, याद आ रहा है एग्जाम्पल। तो ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बेनिफिशियरी जेड था, जेड केस फाइल कर सकता है। बोलो, जब वाई और जेड के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो तो भी जेड फाइल कैसे कर रहा है केस, तो कंसिडरेशन किसकी तरफ से मूव हो चुका है, एक्स की तरफ से। यही केस हमने देखा था दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें, बताते जाएं। तो दूसरा, कंसिडरेशन में प्रोसीड आइदर फ्रॉम द promisee or any other person who is not a party to the contract, so there can be stranger to a consideration but not stranger to a contract. तीसरा, executed and, अगर परफॉर्मेंस हो जाए तो एग्जीक्यूटेड, अगर सिर्फ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही हैं तो एग्जीक्यूटरी। लाइन बोले, क्या लिखना है, कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द, परफॉर्मेंस हो चुकी है भैया, इट इज एग्जीक्यूटेड, हाँ या ना, और व्हेन इट कंसिस्ट इन अ, इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी। चलिए, एग्जीक्यूटेड जिसमें परफॉर्मेंस हो चुका है प्रॉमिस का, एग्जीक्यूटरी जिसमें अभी सिर्फ क्या हुए हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, तो अभी परफॉर्मेंस होना बाकी है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में भी आइदर पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर। बोले भैया, ये तीन बातें आपको जरूर 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 लिख के आनी है, ध्यान रखिएगा इन तीन बातों का। वॉइस आ रही है भैया, सभी देख लें एक बार। यस। नेक्स्ट देखें, पास्ट में क्या लिखना है। पास्ट कंसिडरेशन तभी माना जाएगा जब वो प्रीवियस रिक्वेस्ट पे आए। अपने आप कोई मुझे दे तो फिर वो डिजायर वाला पॉइंट लग जाएगा। मैंने आपको कुछ बोला था और आपने परफॉर्मेंस पास्ट में कर दी, मैं कंसिडरेशन आज प्रेजेंट में दे रहा हूं, तो मेरे लिए कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुका है। पर किसकी रिक्वेस्ट पर, मेरी रिक्वेस्ट पर कि मन से। अगर आप मन से कर दोगे तो कौन सा पॉइंट टूट जाएगा, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर के अगेंस्ट जा रहे हो फिर आप। तो इसीलिए पास्ट के लिए पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ प्रॉमिस पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रीवियस रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉमिसर। करेक्ट भाई जईम, सब्जी वाला एग्जाम्पल। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द प्रीवियस रिक्वेस्ट, इसके बिना फिर पास्ट वर्ड यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट लाइन, कंसिडरेशन नीड नॉट बी, हाँ इसका अपन अलग से आंसर रेडी करेंगे अभी इसी चैप्टर के साथ, तो इसको रोक रहा हूं मैं, अभी समझाता हूं। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कौन सा वाला केस अपना, पुलिस वाला, सिंघम वाला केस। पुलिस वाला आपसे एफआईआर दर्ज करने के पैसे मांग रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने कि आप 1000 रुपए दोगे इसको, अपने सिंघम को। क्या करें, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है, क्या ये कंसिडरेशन वैलिड है, क्यों नहीं है, कंसिडरेशन क्यों नहीं मान रहे हैं। ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, वो किसी और के लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता। तो लाइन क्या लिखेंगे, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्म ऑफ, मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी। मेरा काम अगर पढ़ाना है और मैं फीस ले चुका हूं तो फिर वो बाद में कंसिडरेशन नहीं हो सकता, वो मेरी ड्यूटी हो गई है। पुलिस वाले की ड्यूटी की वो एफआईआर दर्ज करे, ये किसी और के लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता। तो लाइन रिपीट करें, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट, एग्जिस्टिंग ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हु इज, मेन वर्ड बोलो, लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इट कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर अनदर पर्सन। ऐसा मन से आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? एंड नॉट रियल। क्यों बोल रहे हैं? इट मस्ट हैव सम वैल्यू। इल्यूजरी बोलोगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। हम क्यों बोलते हैं कि इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? जैसे कि आप बोल रहे हो मैं मुर्दे में जान डाल दूं, इतना सुंदर हूं या इतना हैंडसम हूं, है ना, बोलो। आप बोल रहे हो अपना तो ऐसा जलवा है सर कि कब्रिस्तान से निकलते हैं तो मुर्दे भी बोलते हैं राम राम। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। आपने बोला लगा सर 1-1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर आप निकले कब्रिस्तान से तो मुर्दों ने आपको ही खींच लिया, आपका ही राम नाम सत्य हो गया। क्या करें? हम क्या बोल रहे हैं? ये इम्पॉसिबल क्यों बोल रहे हैं? इस तरह के एग्रीमेंट्स को, मुर्दे में जान डाल देना, है ना, क्यों? क्योंकि वो रियल नहीं है, वो सिर्फ कैसा है, इल्यूजरी। रियल कब माना जाता है? जब उसकी कुछ वैल्यू हो, कुछ सेंस हो, सेंस भी बोल सकते हैं इस बात। तो इट मस्ट बी रियल एंड नॉट। अगर वो लीगली या फिजिकली किसी भी मैनर में कैसा है, इम्पॉसिबल है। मैंने आपसे बोला 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ के बताओ, तो पहली बद्दुआ आपके दिल से निकली। दिल गाली दे रहा अंदर ही अंदर, अबे वो हाँ मत कर देना, तुमने जोश में हाँ कर दिया। इम्पॉसिबल है ना ये। तो ये क्या रियल माना जाए? बोलो भैया। शक्तिमान सीरियल देख के आप भी ऐसे खड़े हो गए, मैं भी शक्तिमान, और ऊपर से कूद गए, खेल ही खत्म हो गया। तो इट शुड बी ऑलवेज रियल। और आखिरी, इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक बार सातों एलिमेंट के मेन वर्ड, इसमें क्या लिखना है? इट मस्ट बी मूव्ड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन एट द। केस का नाम दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव सेकंड में मूव फ्रॉम आइदर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। नाम बोलो, इसमें क्या लिखना है? चिन्नैया वर्सेस रमैया। स्पेलिंग का ध्यान रखना भैया। एग्जीक्यूटेड, परफॉर्मेंस हो गया प्रॉमिस का, एग्जीक्यूटेड सिर्फ प्रोमिसेस ही हैं अभी, एग्जीक्यूटरी। पपलू ने पिंकी को बोला आई लव यू। पिंकी वॉज अ वेरी समझदार गर्ल। वो बोल रही है पगले अभी तो अपन दोनों बालीगिनी में, वी आर माइनर। तो पपलू बोल रहा है बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। बोले बड़े होने के बाद प्यार थोड़ी नहीं होता है, बचपन का प्यार शुद्ध है, और आज तो चिल्ड्रंस डे है। तो पिंकी समझा रही है, पिंकी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उसने बोल दिया आई प्रॉमिस वी विल मैरी आफ्टर 6 years when we become चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कौन सा कंसिडरेशन माना जाए? एग्जीक्यूटरी की एग्जीक्यूटेड? एग्जीक्यूटरी। अभी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गए कि वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा, और ये वादा रहा। बोले भैया तो फिर कैसा कंसिडरेशन? एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट, इट में बी पास्ट प्रेजेंट और, पर पास्ट में इंपॉर्टेंट वर्ड, इट मस्ट मूव बाय अ प्रीवियस रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, इट मस्ट बी, इट नीड नॉट बी, अलग से आंसर रेडी करेंगे इसका। इट मस्ट नॉट बी वन व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तो लाइन में बोलना है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो भैया। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट। इस पे केस बनता है जब लीगल या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का कोई केस हो। तो आप 3 तरह से आंसर दे सकते हो। इम्पॉसिबल है इसीलिए वॉइड है, कंसिडरेशन रियल नहीं है इसीलिए वॉइड है। बोलो हाँ या ना, ध्यान रखिएगा। ये था एक बढ़िया आंसर। एग्जाम में इसेंशियल एलिमेंट्स पूछे तो फिर आप डेफिनेशन मत लिखना। अगर सिर्फ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं तो डेफिनेशन कोट मत करना, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही। बोलो भैया 6 मार्क्स में अगर वो एलिमेंट्स पूछ रहे हैं तो आप एलिमेंट्स ही समझा के आना, डेफिनेशन मत लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, क्या बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और क्या एक स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकता है? तो पहले लेते हैं नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। बोलो भैया फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। यस, नॉर्मल रूल तो यही है। बोले एवरी एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैलिड, मस्ट बी सपोर्टेड बाय। भाइयों बहनों मेरे यहाँ से तो कोई ऐसा लैग हो नहीं रहा है। दोस्तों साहिल जी, रोहित भाई, एक बार आपका नेट चेक करें, कोई लैग नहीं है दादा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लैगिंग तो नहीं है मालिक। यस, चलिए ऑल गुड।
बढ़ते हैं आगे वापस से, पहली लाइन क्या लिखनी है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये लाइन से आंसर शुरू करेंगे एक्सेप्शन का हम, बोलिए मालिक। ठीक, रिपीट करें, एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ वैलिड कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इतना लिख के आप बोल सकते हो ये एक्सेप्शन, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। क्या लिख सकेंगे ऐसा मन से, बोलो, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द अबव रूल या टू द जनरल रूल। मन से लिखने का शौक है, लिखो ना, लिखो ना, क्या लिखोगे, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द अबव जनरल रूल। और पहला केस, कब बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसके लिए सेक्शन कोड करना जरूरी है, हाँ हम 2D कोड करते हैं और एक 25(1), दो चीजें जरूर कोड करने की कोशिश करते हैं। बोलिए मालिक। हाँ उमर भाई, अब क्लास के बाद ही चेक कर पाऊंगा बेटा मैं, हो जाएगी लिंक, वैसे तो ओपन हो रही थी, एक बार और देख लेते हैं। एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ वर्ड यूज करना जरूरी है, ड्यू टू मत करना। एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25(1) बोलता है अगर एक एग्रीमेंट की 2-3 कंडीशन पूरी हो जाए, रिपीट कर, इफ एन एग्रीमेंट इज, पहला इन राइटिंग, दूसरा रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, तीसरा मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बोले भैया किसके बीच में, बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू द, 4 कंडीशन बोले, इफ एन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग, फिर रजिस्टर्ड, सिल ठप्पे लग गए, नोटराइज हो गया है, तीसरा मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। तो बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपके पापा ने आपके नाम पे आपकी प्रॉपर्टी, आप उनकी प्रॉपर्टी आपको दे दी, बदले में आपने कुछ नहीं दिया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बोले भैया बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इसका क्या रहता है, वे बोले हाँ या ना, क्लियर है। नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर सर्विसेज वॉलेंटरीली रेंडर्ड, हो सके तो सेक्शन कोड करना, उसमें जरूर करके आना 25(1), वो तो कंपलसरी है, इसमें कोशिश करना। 25(1) रह गया तो 2 भी याद रह जाएगा। बोले भैया कंपनसेशन फॉर सर्विसेज कैसी हैं, वॉलेंटरी रेंडर्ड। इसमें हमने घर में आग लगने वाला केस देखा था, घर में आग लग गई, आप शक्तिमान बन के किसी के यहाँ कूद के बच्चे को बचा के ले आए, उसके उस आदमी ने बोल दिया आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा 7 दिन बाद। आपने बोला नहीं नहीं मैंने पैसे के लिए जान नहीं बचाई, उसने बोला नहीं नहीं भैया हम तो देंगे। 7 दिन बाद आप पैसे लेने गए, उसने मना कर दिया, उसने बोला मैं तो आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया सर्विसेज कैसी थी, वॉलेंटरी। तो पहली कंडीशन सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, ये पहली कंडीशन है, वापस सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड। दूसरा मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द, उस व्यक्ति के लिए आप आग में कूदे थे। तीसरा मस्ट बी इन, वो प्रॉमिसर उस समय एग्जिस्ट करता था जब आपने उसको सर्विसेज रेंडर की थी। और चौथा प्रॉमिसर ने इंटेंशन शो कर दिया था किस चीज का, टू कंपनसेट। 4 मेन वर्ड बोले फटाफट से, फॉलोइंग आर द एसेंशियल फैक्टर। सबसे पहला वाला सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली, वी वॉलेंटरीली। दूसरा मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, तो पहला वॉलेंटरी, दूसरा फॉर द, तीसरा मस्ट बी इन, प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में था, और चौथा फोर्थ वन इंटेंशन शो कर दिया था उसने टू कंपनसेट। तो ये 4 कंडीशन में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाए। तीसरा प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा, मैं डेटर हूं आपके लिए, टाइम बार डेट हो गया है, मैं वापस आपके पास आया, मुझे आपको पैसे देने थे, मैं पैसे खा गया आपके, आपने मुझ पे केस भी नहीं लगाया, टाइम बार डेट हो चुका है, 2010 की बात है ये। 11 साल बाद अचानक मेरी आत्मा जागी कोरोना के बाद कि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, है ना। ऋतिक रोशन की स्टेप याद आ गई मेरे को, ऐसी वाली। और फिर मैं आपके पास आके बोल रहा हूँ कि अब मैं डेट पे करने को रेडी हूँ, और वो भी मैंने इन राइटिंग बोल दिया, तो अब मेरी ड्यूटी हो जाएगी कि मैं उसको पे करूँ। तो 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है टाइम बार डेट के लिए। पहला देयर इज एन, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा, राइटिंग में एग्रीमेंट कैसा। दीपक भाई एग्जाम्पल ही तो दे रहा था ऋतिक रोशन का, और क्या करा अपन ने। दीपक एग्जाम्पल ही तो दिया भाई मैंने अभी,
तो 3 वर्ड रिपीट करें, देयर इज एन एग्रीमेंट, दूसरा इन, तीसरा साइन बाय द और हिज एजेंट, कोई भी हो सकता है। किस चीज के लिए उसने एग्रीमेंट करा? टू पे होली और इन अ टाइम बार डेट, पे करने के लिए उसने हाँ कर दी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं 10 साल बाद आपको आके बोल रहा हूँ चलो मैं पैसे देने को तैयार हूँ और मैंने एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, रिटर्न था मैंने ही साइन किए, तो टाइम बार डेट होने के बावजूद भी मुझे पे करना पड़ेगा। बोलो भैया हाँ कि ना? अब जब मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, राइटिंग में एग्रीमेंट हो गया, लेकिन फिर अपन तो इंसान है, फिर मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने सोचा पैसा इतनी आसानी से थोड़ी नहीं आता है, मैंने फिर मना कर दिया कि ये तो टाइम बार डेट है, मैं आपको क्यों दूं और आप मुझे बदले में क्या दे रहे हो? तो लॉ ने बोला भैया आपने प्रॉमिस कर दिया था, कैसे? 3 वर्ड, देयर इज एन एग्रीमेंट इन बाय द और हिज टू पे होली और पार्टली अ टाइम बार डेट, तो ये एग्रीमेंट कैसा माना जाएगा? इवन दो अब आप मुझे कोई भी कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो। बोलो भैया हाँ या ना? क्लियर है? ओरल तो वीरेन वैलिड मान ही नहीं सकते वीरेन भाई, क्लियर वर्ड लिखे हुए, राइटिंग मतलब राइटिंग। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कोई कंसिडरेशन की जरूरत? सिंगल लाइन आंसर है, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट। मेन वर्ड बोलो क्या है? क्रिएट। नेक्स्ट वर्ड, कंप्लीटेड, डोनर डोनी के बीच में, गिवर और रिसीवर के बीच में कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत? बस एक बात का ध्यान रखना, वो कैसा होना चाहिए? रिटर्न। तो पहला वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड रजिस्टर्ड। बोलो भैया बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? बोले वापस से, कंप्लीटेड गिफ्ट, अ कंप्लीटेड गिफ्ट नीड्स नो कंसिडरेशन, कंडीशन है लेकिन, इफ अ व्यक्ति, इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स सम प्रॉपर्टी। बोलो भैया क्या प्रॉपर्टी कैसी दी है मैंने? बाय ड्यूली रिटर्न एंड रजिस्टर्ड डीड, तो मैं वो वापस क्लेम नहीं कर सकता इस बात पे कि मैंने तो इसको प्रॉपर्टी दी, इसने तो बदले में कुछ नहीं दिया, कंसिडरेशन नहीं है तो ये वॉइड है। ऐसा कुछ भी आप बकवास मत करना। और आखिरी पॉइंट है बेलमेंट और चैरिटी। चैरिटी में तो खैर कोई कंसिडरेशन चाहिए ही नहीं। बोलिए भैया। और आखिरी बचा कौन सा? बेलमेंट। बेलमेंट में भी ग्रेचुशियस नॉन ग्रेचुशियस दोनों हो सकते हैं। अपन ने इसको डिटेल में लिया था, ग्रेचुशियस और नॉन ग्रेचुशियस में अंतर क्या था? ग्रेचुशियस कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट। और नॉन ग्रेचुशियस कैसा है? आपने अपने पड़ोसी से किताब मांगी, पढ़ने के लिए दे दे, उसने दे दी, तो आप रिटर्न कर रहे हो 1 घंटे बाद, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बिना कंसिडरेशन के, भी ग्रेचुशियस बेलमेंट है ये। पैसे ले लिए तो नॉन ग्रेचुशियस। तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हर बार हो ये कोई जरूरी नहीं है। बोलिए भैया हाँ या ना? एजेंसी में सिंगल लाइन है शुभम, उसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, और अभी एक्सप्लेनेशन समझने का मौका भी नहीं है बेटा, अभी तो लाइन याद करें अपन। चैरिटी का एक एग्जांपल ध्यान रखना, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। ये थे एक पंडित जी जो कि मंदिर में बैठते थे, ये था एक व्यक्ति जो कि यहाँ दर्शन करने आता था। ये रोड खराब थी पूरी मंदिर तक आने की। ये थे अपने पपलू भाई, इन्होंने बोल दिया अरे क्या पंडित जी यार ये रोड खराब है, इतने लोग दर्शन करने आते हैं, पैर में कंकड़ चुभते हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आना होता है। पंडित जी ने बोला क्या करें, पैसा नहीं है, कैसे ठीक कराएं? पपलू जी ने बोल दिया मैं दे दूंगा पैसा, आप ठीक तो कराओ। तो बेसिकली ये चैरिटी कर दी, एक तरह से बोल तो दिया इसने। पंडित जी ने इसके वर्ड्स पे भरोसा करके, इसके वर्ड्स पे भरोसा करके यहाँ की रोड बनवा दी, 5,000 रुपए खर्च हो गए। पंडित जी ये पैसे लेने किसके पास पहुंचे? पपलू के पास, कि भाई अब तेरे पैर में कंकर नहीं चुभेंगे, है ना, अब तू आराम से आना दर्शन करने। पपलू बोल रहा है बहुत बढ़िया, अब? तो बोले 5,000 रुपये दो। पंडित जी बोल रहे हैं 5,000 रुपये दो। पपलू बोल रहा मैं क्यों दूं? तो पंडित जी बोल रहा तूने ही तो बोला था कि मैं देने को तैयार रहूंगा। किसके भरोसे पे ये काम हुआ? पपलू के। पहला पॉइंट आया पपलू की तरफ से, मैं तो आपको 5,000 रुपये दूंगा, बदले में आप मुझे क्या दे रहे? मैं ये जो चैरिटी कर रहा हूं इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? तो कोर्ट ने पहला लाइन बोला, इसीलिए चैरिटी में अगर प्रोमिसी क्या कर चुका है, इफ द प्रोमिसी अंडरटेक्स द लायबिलिटी, बोलो इफ द प्रोमिसी अंडरटेक्स द लायबिलिटी, और इसी प्रॉमिस पे, ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू, भैया उसके भरोसे पंडित जी ने काम करवा लिया वहां का, कि पपलू पैसे दे ही देगा 5,000 रुपए इसको सीढ़ियों को ठीक कराने के, रोड को बनवाने के। बोलिए तो लाइन क्या? चैरिटी में लाइन आई, इफ द प्रोमिसी अंडरटेक्स द लायबिलिटी, बेचारे पंडित जी ने लायबिलिटी ले ली, ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू
कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब पपलू ऑब्जेक्ट कर रहा है कि मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो यस बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाए, वैलिड मान लिया जाए। तो 7 पॉइंट 8 पॉइंट रिपीट करें भैया। सबसे पहला पॉइंट, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड, रिपीट करें फटाफट 3-4 मेन वर्ड। पहला राइटिंग, दूसरा रजिस्टर्ड, तीसरा ऑन अकाउंट ऑफ, और चौथा बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। हस्बैंड और वाइफ नियर रिलेशन में है कि नहीं है, तो उनमें नेचुरल लव और अफेक्शन होगा कि नहीं होगा, गलत। दो भाई नियर रिलेशनशिप में है कि नहीं है, दो भाई नियर रिलेशन में है कि नहीं है, उनमें प्रेम मोहब्बत भाईचारा हो जरूरी है क्या? तो आपने कैसे बोल दिया कि हस्बैंड और वाइफ भले नियर रिलेशन में तो हैं, नियर रिलेशन में होने से ये कैसे साबित हो जाता है कि उनमें लव और अफेक्शन भी है? तो केस को ध्यान से देखना, जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछे इस पॉइंट पे। नियर रिलेशन इटसेल्फ डज नॉट डिनोट, क्या दो भाई आपस में झगड़ते नहीं है जबकि नियर रिलेशन में? क्या हस्बैंड और वाइफ नहीं झगड़ते हैं? आप बोलोगे हाँ हम तो रोज ही देखते हैं घर पे। ऐसा नहीं बोलने का बेटा, घर की बात बाहर नहीं बताते, है ना, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट होता ही है, तो नियर रिलेशन डज नॉट शो कि नेचुरल लव और अफेक्शन भी होगा, इसीलिए दोनों तीनों कंडीशन देखनी है, ये भी और ये भी, है ना, ध्यान रखना। घर पे जाके आज ज्यादा डिस्कस मत करना मम्मी पापा से इस बारे में। नेक्स्ट बोले कंपनसेशन फॉर सर्विसेज वॉलेंटरी रेंडर्ड। 4 बातें, सर्विसेज कैसी दी गई, वॉलेंटरीली। कब दी गई, जब वो एग्जिस्ट करता था। किसके लिए दी गई, प्रोमिसर के लिए दी गई, और प्रोमिसर ने क्या शो कर दिया, इंटेंट टू कंपनसेट। नेक्स्ट प्रॉमिस टू पे, टाइम बार्ड है। 3 बातें, पहला एग्रीमेंट हो गया, दूसरा राइटिंग में हो गया, तीसरा साइंड हो गया। टू पे टाइम बार्ड है, आइदर होली और पार्टली, तो फिर ये वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, नेक्स्ट कंप्लीटेड गिफ्ट जो कि रिटर्न और रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट बेलमेंट ग्रेच्युशियस हो सकता है, और नेक्स्ट आखिरी है चैरिटी। और चैरिटी में वर्ड ध्यान रखना, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। यश जी एक लाइन ध्यान रखें बस, एजेंसी में एजेंसी या एजेंट बनाना है, अगर मैं आपको अपना एजेंट बनाता हूं तो इसके लिए आप मुझे कोई पैसा नहीं देते हो, बस हम एग्रीमेंट से एजेंट बन जाते हैं किसी के भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है जो अलग से एग्जाम में डायरेक्ट आया है कई बार, एडिक्वेसी पे क्वेश्चन, कि क्या दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो क्या वहां पर कंसिडरेशन होना चाहिए, यस। क्या बराबरी का होना चाहिए, एडिक्वेसी से होना चाहिए। कोर्ट बोल रही है हम नहीं देख सकते। कोर्ट क्यों नहीं देख सकते कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है, क्योंकि कोर्ट मानती है कि ये दोनों फ्री कंसेंट में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, अपने हिसाब से तय करते हैं। हो सकता है कोई चीज 1 लाख की हो, कोई इसको 90 में बेच दे, कोई 95 में बेच दे, बोले भैया। तो कहने का सेंस क्या, कहने का सेंस ये कि हम एडिक्वेसी चेक नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। इस पे आपसे कमेंट पूछा जाता है, हम बोलेंगे नहीं ये लाइन गलत है। अब इसको समझाना कैसे है, आंसर याद करके जाना पड़ेगा, यस। मन से लिख पाओगे ना, नहीं लिख पाएंगे मन से, ये लर्न करके जाना पड़ेगा अगर इस आंसर को कुछ भी लिखना है तो। बोलिए भैया विजय भाई, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा पूरा, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6, अब इतना तो पढ़े पहले, फिर आगे और समझ लेंगे, है ना, कल हो ना हो। चलिए, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट की क्या क्या लाइंस आपको लिखनी है। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कंसिडरेशन होना चाहिए, ऐसा लॉ बोलता है। जब कंसिडरेशन होना चाहिए तो कोर्ट बोल रही है हम एडिक्वेसी एग्जामिन नहीं कर सकते। तो शुरू की 2 लाइन ध्यान से देखें, याद करना शुरू करें मेरे साथ। लॉ प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी supported by consideration, so long as consideration अगर है तो कोर्ट इज नॉट कंसर्न, उनको कोई चिंता नहीं है कोर्ट वालों को अबाउट इट्स एडिक्वेसी। तो एडिक्वेट मतलब बराबरी की वैल्यू का। ये पेन में लेके आया, मान लो 10 रुपए, इस 10 रुपए के पेन से आप लिख के एग्जाम में पास हो गए और सीए बन गए। आप सीए बन गए, दुकानदार घर पे आ गया, बधाई हो, आपने मिठाई खिला दी, अब वो बोल रहा है ये पेन 1 लाख रुपए का था। आप बोल रहे हो क्यों, ये तो 10 रुपए में बात हुई थी ना, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 10। अब उसको मालूम पड़ गया आप सीए बन गए हो, बहुत पैसा कमाओगे, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में ले जाकर ऑब्जेक्शन पे ले लिया कि मुझे कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं मिला। क्या करेंगे, क्या 10 रुपए से पेन से अगर आप करोड़ों की डील साइन करते हो तो वो पेन की कीमत भी 2 करोड़ हो जाएगी क्या? क्या आप क्या बोलोगे दुकानदार से, ए भाई तूने 10 रुपए मांगे, मैंने 10 रुपए दिए, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 10 रुपए का, क्या बाद में एडिक्वेसी चेक हो पाएगी?
एडिक्वेसी चेक नहीं हो सकती। अपने हर्षद भाई बोल रहे हैं कि भैया 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 में भी मिलता है, तो बाहर पॉपकॉर्न खाओ और अंदर पॉपकॉर्न खाओ, तो अंदर क्या बॉर्नविटा मिला हुआ है कि बहुत एनर्जी आ गई? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एडिक्वेसी हम तय करते हैं। ऐसे तो मैं अभी आप पे केस लगा दूं आज से 15 साल बाद, जब आप सालाना 5 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो मैं बोल दूं कि इन्होंने तो सिर्फ 15,000 20,000 रुपये फीस दी थी लॉ पढ़ने की, मैंने तो इनको करोड़ों का ज्ञान दिया था। एडिक्वेसी नहीं थी, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, अब दिलवाओ पैसे। कोर्ट बोलेगी एडिक्वेसी पार्टीज तय करती है, बाद में हम तय नहीं कर सकते। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉम्पिटेंट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है फ्री कंसेंट। तो एडिक्वेसी पे कभी भी हम कोर्ट में बहस, वरना हर बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अपना माइंड चेंज कर लेगा, तो कोर्ट कब तक बेचारी सुनती रहेगी? आपने 10 रुपए का समोसा खाया, बाद में समोसे वाले ही केस कर देगा। आपने पानी पतासे खाया 10 रुपए के, पानी पतासे वाले ही केस कर देगा कि वो 10 रुपए प्लस वो एक एक्स्ट्रा फ्री वाली, उसने बॉडी में पूरी एनर्जी दी। पूछो इस बच्चे से, जैसे इसने पानी पतासे खाया ये सीए फाउंडेशन की एग्जाम फोड़ के आ गई और ये सीए बन जाएगी आगे, तो ये 10 रुपए के थोड़ी नहीं है फिर। तो एडिक्वेसी चेक नहीं कर सकते मालिक, एडिक्वेसी चेक नहीं कर सकते। तो तीसरी लाइन क्या लिखनी है? प्रोवाइडेड इट हैज सम वैल्यू। कोर्ट कब तक चिंता नहीं करती? जब तक उसमें कुछ वैल्यू हो। कुछ वैल्यू है, इसीलिए वर्ड क्या है? समथिंग इन रिटर्न, की एडिक्वेट इन रिटर्न। बराबर बराबर कभी डिसाइड हो ही नहीं सकता। एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ एंड नॉट फॉर द, ऑब्वियसली पार्टीज फिर क्या कर रही हैं अगर सब चीजें किसको डिसाइड करनी है? कोर्ट बोल रही है तुम पगले हो क्या दोनों? तुम बिजनेसमैन हो कि पगले हो? तुम प्राइस डिसाइड कर लेते हो, बाद में झगड़ते झगड़ते हमारे पास आ जाते हो कि ये तो एडिक्वेट नहीं है, तो फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर ही करो। फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट हम ही डिसाइड कर देते हैं प्राइस के साथ, एक लिस्ट दे देते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कितने का होगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने का पर्पस खत्म हो गया पूरा। तो लाइन याद करें 3-4 लाइन फटाफट से। लॉ प्रोवाइड्स दैट, यहां से याद करना शुरू करें मेरे साथ साथ। द लॉ प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन सो लॉन्ग एज कंसिडरेशन एग्जिस्ट, द कोर्ट आर not concerned about its adequacy provided it has some value, कुछ वैल्यू होना चाहिए। एडिक्वेसी कौन डिसाइड करेगा? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फॉर द कोर्ट व्हेन इट इज sought टू बी इन्फोर्स। जब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स की बात आएगी तो कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती। कंसिडरेशन लेकिन कैसा होना चाहिए? मस्ट बी समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस सम वैल्यू, लॉ भी उसकी वैल्यू को अटैच कर पाए। हो सकता है वो वैल्यू नीड नॉट बी इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन रिसीव्ड टू द प्रॉमिस मेड, जो मुझे मिला और जो मैंने दिया बराबरी का हो, ये जरूरी नहीं है। तो लाइन याद करें भैया, पहली 2 लाइन बोलें क्या लिखनी है? लॉ प्रोवाइड्स दैट बराबर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, ये सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए बोला गया। सो लॉन्ग एज कंसिडरेशन कोर्ट इज नॉट कंसर्न अबाउट इट्स provided it has some कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो कौन डिसाइड करेगा? the adequacy will be decided for the parties making the and not for the courts when contract is to be enforceable या sought to be enforceable वर्ड ले लेना। बोलो भैया। नेक्स्ट इसके बाद कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? must be something to which law attaches some value। बोलो हाँ या ना? और साथ ही साथ हमको एक वर्ड और ध्यान देना है, दो इट नीड नॉट बी, कैसा बोलना है? दो इट नीड नॉट बी इक्विवेलेंट, दो इट नीड नॉट बी इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना। फिर उन्होंने बोला एग्रीमेंट टू विच कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली नॉट गिवन। अगर हमको लगता है कि अगर फ्रीली गिवन है तो वाइड नहीं, और फ्रीली गिवन नहीं है तो वाइडेबल पढ़ते ही हम। अब कोर्ट कब इंटरफेयर कर सकती? कोर्ट सिर्फ एक केस में इंटरफेयर कर सकती है कि जब 1 लाख की चीज आपने कितने में बेच दी? 10,000। तो हो सकता है कोर्ट देखे कि शायद यहाँ क्या मिसिंग था, फ्री कंसेंट। आप पे दबाव बना के, प्रेशर बना के, कॉर्शन से, अंडू इन्फ्लुएंस से तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। बस इस केस को कोर्ट ध्यान से देखेगी कि शायद यहाँ पर फ्री कंसेंट मिसिंग हो। बोलिए मालिक। तो लाइन क्या लिखनी है? लाइन याद करो इसकी, यहां पर ये वाली, द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द, ये मन से लिखना है आप। इनएडिक्वेसी कौन कंसिडर कर रहा है? अब कोर्ट विचार कर रही है, सोच रही है कि अच्छा इनएडिक्वेसी पे विचार करना पड़ेगा, 1 लाख की चीज कितने में चली गई?
10,000 पे। ऐसा तो नहीं है कि फ्री कंसेंट मिसिंग हो, तो फिर वो कंसिडर कर रहे हैं वेदर द कंसेंट वाज फ्रीली गिवन बाय द प्रोमिसर। बस इस केस में कोर्ट इंतजार करेगी, विचार करेगी, बाकी किसी भी केस में विचार। तो भैया ये आपको शॉर्ट नोट याद करके आना है। मैंने 3 बार आपको रिपीट करवाया, मेन वर्ड एक बार और आखिरी बार कराता हूँ। पहला मेन वर्ड सपोर्टेड, कंसिडरेशन, कोर्ट इज provided it has some value, ये ध्यान रखना। adequacy will be decided by the parties making the contract and not by the court when it is sought to be enforceable। फिर बोलना है constitution must be something to which the law attaches some value, which have some value in the eyes of law, ऐसा भी बोल सकते हैं, which have some value in the eyes of law, ये भी बोलना। it need not be equivalent। फिर बोलना inadequacy may be taken into account by the कोर्ट, कब डिसाइड करने में, इन डिटरमाइनिंग द इन क्वेश्चन वेदर द कंसेंट वाज फ्रीली गिवन और नॉट। बस यही एक केस है जिसमें कोर्ट चेक करती है, वरना तो कोर्ट कभी भी एडिक्वेसी पे बहस। अब आप इस एडिक्वेसी के आंसर को यहां से रीड कर सकते हो जो हमने आगे देखा था। यहां पे आप एक आध लाइन और लेना चाहो तो ये लाइन बहुत जबरदस्त है। समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन, समथिंग इन रिटर्न शुड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन, ये भी आप लिख सकते हो। बोलिए मालिक, क्लियर है? सुशील जी अपन इसीलिए याद कर रहे हैं भाई, मन से पूरा नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट कंसिडरेशन के क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बच गया कि हमने पढ़ा था नॉर्मली अगर एक्स और वाई के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ है तो जेड केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस टू प्रिविटी ऑफ। प्रिविटी वर्ड बना प्राइवेसी से। सुशील जी बता तो रहा हूं मैं, यही तो सीख रहे हैं सुशील भाई, और क्या कर रहे हैं अपन यहाँ अंताक्षरी कहाँ खेल रहे हैं बेटा, अपन लॉ लिखने का तरीके समझने के लिए तो क्लास अटेंड कर रहे हैं भाई। क्या कर रहा है सुशील? एक्सेप्शन बताएं भैया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक और तरीका क्वेश्चन कैसा था, देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ। इस पे आपको कमेंट करना है। बोलिए मालिक। तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, इस डॉक्ट्रिन को क्या बोला जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है कि कब कॉन्ट्रैक्ट आपका और मेरे बीच का है लेकिन केस कोई और फाइल कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट आपने और मैंने किया, केस प्रतीक सर फाइल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, ऐसा कब होगा? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स अ क्लेम इन द फॉलोइंग। भैया ये इंपॉर्टेंट आंसर है, एग्जाम में 5 बार रिपीट हुआ है, टिक कर लो, याद करके चले आना। कंसिडरेशन का ये आंसर बहुत बार पूछ रहे हैं वो डायरेक्ट में, एमटीपी आरटीपी में बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला। यस मालिक। चलिए, और आप लाइक करते जाएं तो मुझे समझ पड़ता जाएगा कि लेक्चर ठीक चल रहा है। पहला केस इन केस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा केस इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। पहले मेन टाइटल याद करो तो अंदर का मन से लिख सकते हैं थोड़ा अपन। टाइटल याद करें, पहला इन केस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा इन केस ऑफ, तीसरा इन केस ऑफ मैरिज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, चौथा इन केस ऑफ असाइनमेंट, फिफ्थ इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, सिक्स्थ इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। बोलो भैया। आखिरी है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन। इसमें से इस वाले पे केस लॉ आ चुका है बहुत बार, मैं अभी एक केस लॉ सॉल्व भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, लाइन रिपीट करते हैं वापस। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, एक बेनिफिशियरी जो है जिसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया था, ही कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर दी ट्रस्ट दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कौन कौन, सेटलर और ट्रस्टी। समझो आपके फादर सेटलर हैं, मैं ट्रस्टी हूं, आपके फादर ने आपके लिए एक ट्रस्ट बनाया तो आप क्या हुए? बेनिफिशियरी। आपके फादर ने मुझे ट्रस्टी बनाया, मैं अगर आपको आपका राइट नहीं देता हूं तो आप मेरे अगेंस्ट जा सकते हो, मैं ऑब्जेक्ट करूंगा कि ऑब्जेक्शन बिलॉट। ये होता कौन है? ये तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही। तो फिर आप बोलोगे ऑब्जेक्शन बिलॉट, चेतन सर नहीं पढ़ाया था। इन केस ऑफ ट्रस्ट, एक बेनिफिशियरी ट्रस्टी पे केस फाइल, दो ही वॉज नॉट अ पार्टी बिटवीन द सेटलर एंड द। यही पूरी कहानी इन सब जगह पे चल रही है। वापस सेकंड केस, सेम फैमिली सेटलमेंट में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किस में हो गया था इन राइटिंग, तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो ओरिजिनली पार्टी नहीं था, तो दो मेन वर्ड, मेंबर्स ओरिजिनली नॉट पार्टी कैन इन्फोर्स दी एग्रीमेंट, ये आप मन से लिख सकते हो। तीसरा, इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। इसमें याद करो अपन ने सिस्टर वाला केस देखा था, दो भाई पे ड्यूटी थी कि वो अपनी बहन की शादी का खर्चा बियर करेंगे। ये एग्रीमेंट फादर और सन के बीच में हुआ था, सन 1 एंड सन 2।
फादर ने अपना पूरा बिजनेस इनको दे दिया था, किस कंडीशन पे कि तुम अपनी बहन की शादी का खर्चा उठाओगे, बोलो हाँ या ना। तो इन केस ऑफ सर्टन, बोलो। एक और फेमस केस था कि एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक्स का लड़का और वाई की लड़की की शादी हो जाए। एक्स हर महीने अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस देगा, यही था। यस, तो ये दो केस हमने देखे थे। तो ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट अगर एग्रीमेंट कैसा है, इन राइटिंग, मेंबर्स हु वेयर ओरिजिनली नॉट द पार्टीज टू द कैन इन्फोर्स द, इन केस ऑफ सर्टन अब प्रोविजन, एक प्रोविजन डाला गया था, मतलब क्लॉज था एग्रीमेंट में, रिटर्न था, हाँ प्रोविजन था मतलब रिटर्न था। मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, ही मे फाइल द दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द, अपन मन से लिखेंगे पीछे की लाइन। चौथा, इन केस ऑफ असाइनमेंट कौन इन्फोर्स करवा सकता है, असाइनी। तो याद करें, वेयर द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, अगेन 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 रिपीट करो, वेयर अ benefit has been assigned, सिंगल लाइन लिख के आना, where a benefit has been assigned the assignee can enforce the contract। फिफ्थ, acknowledgement, और जब प्रोमिसर ने अपने कंडक्ट से एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज का मतलब क्या बताया था, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, क्या एक्सेप्ट कर लिया था प्रोमिसर ने, हिमसेल्फ एज एन ऑफ दी, तो फिर वो इस अपनी बात से मुकर नहीं सकता, उस थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल हो जाएगा, भले ही वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, थर्ड पार्टी। तो अगेन रिपीट करें, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या वर्ड यूज करना है, वेयर द बेनिफिट हैज बीन असाइन्ड, तो फिर असाइनी अपना राइट इन्फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट वाला केस बोले, वेयर अ प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि वो क्या है, एजेंट है किसका, तो अब वो बाद में अपनी बात से पीछे नहीं हट पाएगा, वो ये नहीं बोल पाएगा कि ये थर्ड पार्टी से मेरी कोई बातचीत नहीं थी। तो हमने क्या बोला, इट वुड रिजल्ट इन अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दैट थर्ड पार्टी। इसका बहुत सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक्स को वाई को पैसे देने थे 1000 रुपए, एक्स ने जेड को बोला तू कहां जा रहा है, बोले वाई के घर की तरफ ही जा रहा हूं। एक्स ने बोला जेड को ये 1000 रुपए दे रहा हूं, वाई को दे देना यार। जेड और वाई की बात भी करा दी एक्स ने। जेड अब क्या हो गया यहाँ पे, एजेंट किसका, वाई का, एक्स का बोल लो चलो। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है, एक्स और जेड। एक जेड बोलेगा मैं तो एक्स को जानता हूँ, वाई क्या मालूम कौन है। तो फिर उसने एक्नॉलेज कर लिया था कि वो ये पैसे किसके लिए लेके आ रहा है। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया अपन ने, लीगल में नहीं घुसे, तो सिंपल एग्जांपल कि एक्नॉलेज कर लिया मतलब एक्सेप्टेंस दे दी। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको केस लॉ में सिखा रहा हूं, ध्यान से देखें, ये केस लॉ पढ़े भैया, क्वेश्चन ये केस लॉ आपके ही एमटीबी का है, पढ़े। मिस्टर सोहन लाल सोल्ड 10 एकड़ ऑफ हिज टू मिस्टर, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था लॉ में आंसर कैसे लिखते हैं, केस लॉ कैसे सॉल्व करते हैं, तो भैया ध्यान से सुनो, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हों तो अपने को उस कहानी को डायग्राम में ले लेना चाहिए, छोटा सा, पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना, आखिरी में रब कर देना। ये छोटा सा डायग्राम की जमीन थी, सोहन लाल सेलर था, मोहन लाल बायर था, छोटा छोटा सा लिख लो कि कहानी चल क्या रही है। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कहाँ से आएगा, ये तुम रजनीकांत हो गया, कहाँ से आ जाएगा, तुम कौन सा बल्लम खाओ, बच्चे ही तो हो। तो बच्चे हैं तो क्या करें, बच्चे हैं तो फिर डायग्राम बनाएं ताकि कहानी समझ में आ जाए। सुरेंद्र जी मुश्किल से 15-20 मिनट बचे हैं, क्या करेंगे ब्रेक लेके। तो ध्यान से सुने, सोहन लाल ने जमीन बेच दी मोहन लाल को 25 लाख रुपए में, तो ये अपन ने लिख लिया भैया सेल हो गई 25 लाख में। प्रॉपर्टी पेपर में एक कंडीशन थी, whoever purchases the land is free to use 9 acre as per his, ये 9 एकड़ की जमीन जिसको जैसे यूज करना हो करो। ये आखिरी जो 1 एकड़ था इसके लिए क्या बोला गया, हैज टू बी अलाउड टू बी यूज बाय मिस्टर छोटेलाल फॉर कैरिंग आउट हिज फार्मिंग और अदर एक्टिविटी। तो एग्रीमेंट में अब तीसरी पार्टी घुस गई क्या इसमें, वापस से देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं ध्यान से। दो लोगों के बीच में इस जमीन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1 एकड़ और 9 एकड़। सोहन लाल ने जमीन बेच दी किसको, मोहन लाल को। उसमें कंडीशन क्या थी कि इस 9 एकड़ पे जो करना हो करो। इस 1 एकड़ के लिए ये जो सोहन लाल का लड़का है कौन, छोटू, इस पे वो क्या करेगा, फार्मिंग। ये कंडीशन काय में लिखी हुई थी, बकायदा ये कंडीशन लिखी हुई थी एग्रीमेंट में। ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, तो अपन क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे तो 1 सेकंड में कहानी समझ में आएगी। हमेशा ध्यान रखना, आपसे केस लॉ तभी सॉल्व नहीं होता है
जब आपको कहानी समझ में नहीं आए। आपको समझना पड़ती है कि कहानी क्या है पूरे केस की। तो उन्होंने बोला कि एक एकड़ की जमीन कौन यूज करेगा? छोटे लाल, एज पर फार्मिंग या हिज चॉइस, जो उसको करना हो करेगा। 9 एकड़ में आपको जो करना हो करो, 1 एकड़ में मेरा लड़का जो करना चाहेगा करेगा। 12 अक्टूबर को बेचारे सेलर की डेथ हो गई। वो अपना लड़का छोटू और वाइफ छोड़ के चला गया। लाइफ नहीं, वाइफ है। हाँ, लाइफ क्या? हाँ, हालांकि सोहन लाल की आत्मा बोल रही है यही मेरी वाइफ है और यही मेरी लाइफ थी। ओहो, है ना। चलिए, परचेजर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑन द होल 10 एकड़। पूरे 10 एकड़ पे क्या हुआ? पूरे 10 एकड़ पे क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। एंड डिनाइड एनी लैंड टू द सन। देखो, जैसे ही सोहनलाल की डेथ हुई, पप्पा गए तो बच्चा बचा, और मोहनलाल ने बोला ये भी मेरी जमीन, मेरे को जो करना है मैं करूं। इसने केस लगाया तो मोहनलाल पहला ऑब्जेक्शन के लेगा, ए भाई तू कौन? यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यही पढ़ रहे हो ना कि तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी, बेनिफिशियरी कब केस फाइल, यही पढ़ रहे हो ना तुम, एक्सेप्शन। अब छोटू से पूछा गया भाई तू तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो किस किस के बीच में हुआ था? याद करो, चिन्नैया वर्सेस रामैया भी यही था। चिन्नैया वर्सेस रमैया भी एक तरह से यही था कि उसमें भी एक बेनिफिशियरी थी, मौसी जी। यस, तो छोटू ने जब केस करा तो मोहन ने ऑब्जेक्ट करा कि माय लॉर्ड ही इज नॉट अ पार्टी, तो फिर क्या हुआ? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेजर एंड गेट अ सूटेबल रिड्रेस्ड। रिड्रेस्ड मतलब न्याय, सिंपल भाषा में। डिस्कस इन द अबव इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोविजंस एंड डिसाइड क्या उसका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। आपको लिखना है, पहला तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही केस कर सकती है, इस डॉक्ट्रिन को बोला जाता है प्रीविटी ऑफ। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल। और फिर क्या समझाना है? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। बोलिए भैया, देखें आंसर यही लिखा है क्या? इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज कंटेन्ड इन एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रीविटी ऑफ। बोलो भैया, कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू, हाँ कि ना? बोलो भैया, कंसिडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट। लिखना हो तो लिखना, नहीं तो सीधे यहां पे आ जाना। अ प्रॉमिस इज इनफोर्सेबल इफ देयर इज सम कंसिडरेशन, आइदर इट मे मूव फ्रॉम द पर्सन और एनी अदर पर्सन। बोलो भैया। और ये आ गया चिन्नैया वर्सेस रामैया का केस कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम। तो सुनो ध्यान से, ये लाइन क्यों लिखी? मोहनलाल ऑब्जेक्ट करेगा कि सर ये तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो लॉ बोलेगा नहीं नहीं वो केस तो कर सकता है। तो उस मोहनलाल दूसरा ऑब्जेक्शन लेगा कि चलो मैं तो इसको कुछ दे दूंगा, बदले में ये मुझे क्या देगा? तो कोर्ट बोलेगी उसके बदले ऑलरेडी कौन दे चुका है? थर्ड पर्सन। चिन्नैया वर्सेस रामैया के साथ कंसिडरेशन में थर्ड पार्टी केस कर सकती है। ये दोनों पॉइंट जुड़ गए तो जाके एक परफेक्ट आंसर बना। चिन्नैया वर्सेस रामैया में माना गया कंसिडर, ये छोटू ने कुछ नहीं दिया ऐसा इसकी शिकायत है, तो कोर्ट बोलेगी छोटू की जगह ऑलरेडी कौन दे चुका है? सोहनलाल तेरे को दे चुका है जमीन। दूसरा ऑब्जेक्शन आएगा कि ये केस करने वाला कौन होता है? तो कोर्ट बोलेगी यही तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? बेनिफिशियरी। तो लाइन देखो कैसे लिखना है। आप अगर इतना नहीं समझा पाओ तो छोटा कर देना कि चिन्नैया वर्सेस रामैया में ये डिसीजन था कि इट मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो छोटू लाल के लिए ऑलरेडी कंसिडरेशन कौन दे चुका है? सोहन, उसके फादर। तो अब बाकी ये कहानी आपको ऊपर से ही उठानी है पूरी। ध्यान रखना, मैंने आपको हमेशा स्टेप 2 बोला, इन द गिवन केस, इन द गिवन प्रॉब्लम, इन द गिवन क्वेश्चन। लाइंस वो की वही होनी चाहिए जो ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है, और उसके बेस पे आपको समझाना है। ये सब वो की वही कहानी है, देख लो। और यहां से हमने ने फिर से लॉ शुरू किया। इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द वेयर अ पर्सन परचेजेस द लैंड। किसने परचेज की थी? मोहनलाल ने। विथ कि ऑनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय certain duties affecting the land, the covenant affecting the land may be enforced by successor. line repeat करें, in case of covenant running with the where a person purchases, where a person purchases land with। सोहनलाल को मालूम, मोहनलाल को मालूम था जमीन पे 1 एकड़ का हक उसके बच्चे का बनेगा, नोटिस था। दैट द ऑनर ऑफ द लैंड इज, कौन था ऑनर? सोहनलाल। कौन था ऑनर?
सोहन लाल ने बाउंड कर लिया था 1 एकड़ जमीन, किसको देके? अपने बच्चे को देके। बोलो भैया हाँ या ना, हाँ या ना। तो भी कर सकते हैं संयम भाई, क्योंकि वसीयत बनती है उसमें। तो ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द वेयर परचेजर, क्या करा परचेजर ने? परचेजेस लैंड विथ नोटिस, किस बारे में? कि ऑनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टन अफेक्टिंग द लैंड। तो जमीन से जुड़ी हुई उसकी कुछ ड्यूटीज हैं। द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी इन्फोर्स्ड बाय, ये जो कोवेनेंट है, ये जो कंडीशन है, ये जो ड्यूटी है, ये जो लायबिलिटी है, ये कौन इन्फोर्स करवा सकता है? तो कोवेनेंट वर्ड उस कंडीशन के लिए बोला गया है। बोलिए भैया, देखिए ऊपर ये की यही लाइन है और ये का ही केस है क्या? सेम लाइन सेम केस, चेक करें, रिपीट करें। व्हेन द पर्सन हु परचेजेस द लैंड विथ दैट द ऑनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय अफेक्टिंग द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय। तो ये मैंने आपको केस भी करा दिया इस पे। बोलिए दादा हाँ या ना। हेडिंग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन रहेगा सुशील भाई। आखिरी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन प्रिंसिपल, किसके थ्रू एक्ट कर सकता है? एजेंट के थ्रू। एक्स ने वाई को एजेंट बनाया, वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किससे करा? कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ? वाई और जेड के। जब एक्स अपना राइट मांगने गया तो जेड बोल रहा है तू कौन? एक्स बोल रहा है पहचान कौन? आई एम द प्रिंसिपल, ही इज द एजेंट, और वो मेरे लिए और मेरी स्कोप में मेरे ही नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं भले ही कहने को थर्ड पार्टी हूं, आई कैन इन्फोर्स द राइट। तो लाइन याद करें, द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय, पर एजेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो कैसे होने चाहिए? विद इन द स्कोप ऑफ हिज, इन द नेम ऑफ, प्रिंसिपल के बिहाफ पे होने चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हो। तो 7 पॉइंट रिपीट करें। पहला ट्रस्ट, दूसरा फैमिली सेटलमेंट, तीसरा सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, चौथा, पांचवा सिक्स्थ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, और सेवंथ, एक बार और पढ़ना, इसको बहुत आराम से आप कर सकते हो। मीम्स जी, कॉन्ट्रैक्ट 10 एकड़ की था, उसमें 1 एकड़ के लिए कोवेनेंट डल गया था ना भाई। चलिए मालिक, तो हमने चारों पांचों क्वेश्चन करे और एक सिंगल एक केस लॉ किया। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एग्जाम में आया हुआ या आपके सामने प्रस्तुत है, ध्यान से देखिए भैया, पढ़ना शुरू करें। मिस्टर वाई हैज गिवन अ लोन टू मिस्टर ऑफ रुपीज 30 lakhs। बोलिए भैया, पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, बोलते जाएं। मिस्टर वाई हैज गिवन अ लोन टू मिस्टर, तो ये लाइन बना लें, वाई ने जी को लोन दिया 30 लाख का। ऐसी छोटी सी कहानी बनाना जरूरी है हर केस में दिमाग में। मिस्टर जी ने डिफॉल्ट कर दिया लोन को ऑन ड्यू डेब्ट, और टाइम बार्ड हो गया ये डेब्ट टाइम बार्ड हो चुका। आफ्टर द टाइम बार्ड मिस्टर जी अगेन एग्रीड टू सेटल द फुल अमाउंट। 30 लाख भी हो सकता था, 15 लाख भी हो सकता था क्वेश्चन में, अभी उनने फुल बोल दिया। पार्ट भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हो सकता था। वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार्ड डेब इज इनफोर्सिएबल, आंसर दो भैया। यस इट इज इनफोर्सिएबल। रूल कहां से समझाना शुरू करना पड़ेगा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यहां से समझाओगे, फिर लिखोगे देयर आर सम एक्सेप्शन टू द अबव रूल, और उसमें समझाना है सेक्शन 25(3). लाइन बोलो, व्हेन देयर इज एन, पहला कंडीशन था एग्रीमेंट, दूसरा राइटिंग, तीसरा टू पे होली और इन, एग्रीमेंट इज वैलिड एंड, बस ये छोटा सा समझाना है। इन द गिवन केस मिस्टर वाई ने लोन दिया था, देन इट बिकम टाइम बार्ड, देन अगेन जी एग्रीड टू सेटल द फुल अमाउंट। यहीं से उठाना है लैंग्वेज, और आखिरी लाइन जोड़नी है इसमें, वो जोड़ना है रेफरिंग टू द अबव प्रोविजन इट इज वैलिड। सो मिस्टर जी इज बाउंड, मिस्टर जी इज बाउंड। बोलो भैया, बोलो हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन में कई बार एक ऑब्जेक्शन बच्चे के दिमाग में आता है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे पूरा आंसर पलट जाएगा। हमारी लैंग्वेज में वर्ड था एग्रीमेंट, राइटिंग और साइन। कई बार अपने मन में एग्जाम में क्या फितूरे बहुत आते हैं, अपने को भी दिमाग तो है, फिर तुमने मेरे से पढ़ा है तो और दिमाग आ गया है ना, तो दिमाग में नए फितूरे अचानक आ जाते हैं एग्जाम में, जिसको अपन काड़ी करना बोलते हैं सिंपल भाषा में। अच्छे भले क्वेश्चन में काड़ी कैसे की जाती है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, बच्चा कैसे करता है। 15 से 20 मिनट और भाई। अच्छा भला लिखा है जी एग्रीड टू सेटल द फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई, तो बच्चा सोच रहा है इसमें ये तो लिखा ही नहीं है इन राइटिंग, तो आंसर पलट दिया बच्चे ने कि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है इन राइटिंग, तो दिस इज नॉट अ
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप क्वेश्चन की भावना को समझो, क्या लिख रहा है, एग्रीड टू सेटल द, तो अपन मान के चल रहे हैं कि वो कैसा होगा, राइटिंग में ही होगा। अगर राइटिंग में ना हो तो बताना जरूरी है, कि राइटिंग में हो तो बताना जरूरी है, ना हो तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये भी अक्कल लगानी पड़ती है कि जब राइटिंग में ना होता तो ICI लिखता कि मिस्टर जी एग्रीड टू सेटल द फुल अमाउंट बाय अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो उन्हें हिंट दे दी कि बात कैसी हुई है, ओरल। उनने कुछ नहीं लिखा, मतलब मैं क्या मानूं, ऑब्वियसली। बोलो भैया, हाँ कि ना, पक्का, क्लियर है। जब एक्स ने वाई को प्रपोज किया और बोला आई लव यू, वाई ने बोला आई ऑल्सो लव यू, तो एक्स पूछ रहा अच्छा मतलब शादी कर लेगी, तो एक लपड़ देगा वाई या वाई। जब क्लियरली आई लव यू चल रहा है, मतलब अब ये क्वेश्चन और क्यों पूछना कि अच्छा तो तुम शादी कर लोगी मेरे से, मतलब फालतू की काड़ी नहीं करने का क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा था टू सेटल, तो अपने दिमाग के फितूरे नहीं लाना बीच में कि राइटिंग तो लिखा ही नहीं है, साइंड तो, हाँ ये तो लिखा ही नहीं है, सो द एग्रीमेंट इज वॉइड। फोकट नहीं, जितना पूछा जाए दिमाग उतना ही लगाने का। तो ये दो क्वेश्चन आपके MTP RTP के हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। नेचुरल लव और अफेक्शन वाला पॉइंट एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, टिक करें, इंपॉर्टेंट, इस पे केस लॉ भी आता है। तो ये 3-4 लाइन याद होनी जरूरी है। ये था दोस्तों यूनिट नंबर 2, यहां आके ये यूनिट नंबर 2 एंड हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम यूनिट नंबर 3 की तरफ। इंतजार नहीं कर सकते दोस्तों, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो है हमारे पास, उससे हम, अच्छा कल करेंगे, ओके ठीक है, चलो कल करेंगे। यूनिट 2 आज पूरा हुआ, कल यूनिट 3 के साथ इसकी शुरुआत होगी। 11:30 पे आपकी इकोनॉमिक्स की बैच रहेगी, 11:30 से इकोनॉमिक्स की बैच रहेगी। आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले लें। और मालिक पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई, मैं लिंक एक बार और चेक कर लेता हूं, आप जो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं चल रही है। 11:30 पे इकोनॉमिक्स की क्लास है मालिक, 11:30 पे इकोनॉमिक्स। थैंक यू, लव यू, सभी को प्रणाम, राधे राधे।